सिंघम मैडम सुनीता जी, प्रोफेसर जितेंद्र वर्मा जी, राम नरेश सिंह जी, हमारे समाजसेवी रामचंद्र जी, नागमणि जी, डॉक्टर अरविंद जी, निरंजन जी, जयलाल जी, शंभू जी, सुमित जी, करण जी, संपूर्ण जी, निगम कुमार जी, सभी को हमारे तरफ से नमो बुद्धाय। और आप लोगों की उपस्थिति निश्चित तौर पर हमें उत्साहित कर रही है और मैं समझता हूं कि इस मंच पर उपस्थित तमाम प्रबुद्धजन विद्वानगण के बीच में अपने आप को बहुत ही सबसे हाशिए पर समझता हूँ। मैं उस लायक नहीं हूँ कि कुछ बहुत सारा बात रख पाऊँ। आप लोगों के द्वारा कहे गए बातों से ही कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ और मुझे जो अवसर मिला है इसके लिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि जातीय जनगणना अब तक क्यों नहीं विषय पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में अंग्रेजी शासन काल में सर्वप्रथम 1881 में जनगणना की शुरुआत हुई और लगातार वो 10 वर्ष में जनगणना होता ही रहा और अंतिम जैसा कि हम लोग को जानकारी है कि 1931 तक ये जनगणना का रिपोर्ट आता रहा और उसके बाद से जो जनगणना हुई उसका पूरा जो रिपोर्ट है उसको कहीं न कहीं दरकिनार करके रखा गया और विशेष तौर पर जातीय जनगणना को दरकिनार करने के पीछे मनुवादियों की जो षड्यंत्र है कि ये पूरा का पूरा जो कम्युनिटी है इस कम्युनिटी को उसके शक्ति का एहसास नहीं होने देना। और हम लोग इस विषय पर यदि चर्चा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने गौरवशाली इतिहास की ओर जाना चाहिए, जहां अखंड भारत में हमारे शासक इस देश को जाति विहीन समाज के रूप में स्थापित करते हुए समानता के लिए लगातार प्रयासरत रहे और उसका प्रतिफल परिणाम पूरे विश्व में सोने की चिड़िया के रूप में भारत का गौरवशाली इतिहास हम लोग देखते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जातीय जनगणना जब हुई और उसका जो परिणाम है उस परिणाम को भारत के इतिहास में लागू करने के लिए मनुवादियों द्वारा एक षड्यंत्र हमेशा से रचा गया कि जिस दिन ये एक बहुत विशाल हाथी है, ओबीसी वर्ग एक विशाल हाथी है और इस हाथी को वो महावत के रूप में इस्तेमाल करता रहा और आज भी वो इस्तेमाल कर रहा है कि ये अपने शक्ति को महसूस नहीं कर पाए, एहसास नहीं कर पाए। जिस दिन ये अपने शक्ति को महसूस और एहसास कर लेगा पूरा का पूरा व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसा कि अभी हमारे अधिवक्ता साहब ने पूरी बातों की सार को रखने का काम किया कि किस तरह से ये चारों स्तंभ में
ओबीसी का वर्चस्व और उसमें शक्ति का भागीदारी होना चाहिए, तब जाकर सही मायने में इस देश में जो मनुवादी शक्तियों द्वारा लगातार जनगणना को किसी न किसी रूप में वो रोकने का, अड़ंगा लगाने का या रद्दी की टोकरी में डालने का जो प्रयास अभी तक जिसमें वो सफल होते रहे हैं, इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो भी जनगणनाएं हुई और इस जनगणना के द्वारा जो ओबीसी समाज के लिए जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक भागीदारी में जो हिस्सा मिलना चाहिए उसको हमेशा से दरकिनार करने का इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। इससे पहले जो पिछड़ा आयोग बनाया गया, उस पिछड़ा आयोग के द्वारा जो भी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को भी ये मनुवादी सरकार के द्वारा कभी लागू नहीं किया गया। और जब भी पिछड़ा वर्ग को थोड़ी सी, पूरा 52% की आबादी में यदि 27% लागू करने की भी जब बात आई, तो इन लोगों ने मंडल के आगे कमंडल को ला करके कि 5 दिसंबर 1993 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस इन लोगों ने किया और मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू होने नहीं दिया। तो ये एक तरह से पूरी शक्ति, मनुवादी शक्ति जो ओबीसी समाज के खिलाफ जो एक, इसको कहा जाए तो उसे एहसास नहीं होने देना चाहता है कि ये हमारा शक्ति है। और कहीं ना कहीं हमें भी जरूरत है, जो बात हम लोग करते हैं, जिस मुद्दे को लेकर के चिंतन मंथन करते हैं, चर्चा करते हैं, इसे जमीनी स्तर पर हमें ले जाने की जरूरत है। और हमारे लोग, मैंने बहुत नजदीक से देखा कि जब मंडल के खिलाफ कमंडल का इस्तेमाल इन लोगों ने किया, तो हमारे ओबीसी समाज के लोग ही बढ़ चढ़ कर उसमें आगे रहे। तो कहीं ना कहीं या तो नासमझ ही कहा जाए, या तो हमारे बीच जो चेतना की कमी है, उसके तरह हम अपने ही खिलाफ हम अपने हथियार को इस्तेमाल कर लेते हैं, उन लोगों के द्वारा बताए गए, ये उन लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए गए नीति के कारण। तो हमें जरूरत है अपने लोगों के बीच में, ओबीसी समाज के बीच में एक चेतना जगाने की, एक जागरूकता अभियान चलाने की। जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो लोग संविधान के सार को समझते हैं, ऐसे लोगों की एक बड़ी भूमिका बनती है कि हमें जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में पिछड़ा वर्ग की जो हक अधिकार को ये लोग निगल गया, जो मनुवादी शक्ति आज अधिकार एकाधिकार कर वो बैठे हुए हैं, और इस चारों स्तंभ में ही वो अपना आधिपत्य नहीं जमाए, बल्कि हम देखेंगे कि तो पूरे संसाधनों में उनका जो कब्जा है अभी के समय में करीबन 80% उन लोगों का कब्जा हो चुका है। आने वाले समय में यदि इसी तरह से जारी रहा, तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा का परिणाम हम लोग जिस तरह से चाहते हैं वो नहीं हम लोग ला पाएंगे। जिसके कारण जरूरत है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लिए हमें निश्चित तौर पर चारों स्तंभ में भागीदारी के लिए प्रयास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इन लोगों ने लगातार षड्यंत्र के तहत आप देखेंगे कि 2011 के जनगणना में हमारे ओबीसी समाज को जो 6 लाख जातियों में उन्होंने दिखाने का काम किया कि ये 6 लाख जाति में है,
एक गोत्र के नाम पर हो, टाइटल के नाम पर हो, जाति उपजाति के नाम पर हो। तो ये इन लोग उलझाने का ही काम लगातार करते रहे हैं कि ये मसला को हम उलझा कर रखेंगे ताकि ये लोग अपने शक्ति को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। जैसा कि अधिवक्ता साहब ने, अरुण साहब ने ये बात कहा कि निश्चित तौर पर जिस दिन ओबीसी समाज जाग जाएगा उस दिन हम संपूर्ण भारत के शासक के रूप में ओबीसी समाज स्थापित रहेगा और हमेशा के लिए वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये सारे वस्तु स्थिति को वो लोग जान रहे हैं और इन लोगों जो लगातार इस जनगणना को रोकने का जो काम कर रहे हैं, इसलिए कि हर क्षेत्र में वो शक्तिशाली है। तो उस जब शक्तिशाली हर क्षेत्र में है और वो शक्तिशाली बनते जा रहे हैं तो उसे कमजोर करने के लिए निश्चित तौर पर हमें वैचारिक क्रांति के लिए त्याग बलिदान की भी आवश्यकता है और इसके साथ हमें एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करने की भी आवश्यकता है। हम एक दूसरे के साथ जब तक इंटरनल नहीं जुड़ेंगे तब तक एक दूसरे के प्रति जो एक भावना क्रांति के लिए बनना चाहिए वो नहीं बन पाए। मैं नहीं कहना चाहूँगा विषय पर मैं उसमें दीपक दिखाने का क्या काम करूँ। मैं आप लोगों को प्रयास करूंगा कि आप लोगों के विचार को मैं सुनते हुए और आत्मसात कर सकूं। इन्हीं बातों के साथ अपने विचार को विराम देता हूं। सभी को नमो बुद्धाय। धन्यवाद। किसी तरह की त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद सर। जी सर, बहुत धन्यवाद।